नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 8 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। हमारी डिस्कशन का आज सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल करण फोर के बारे में है। करण फोर जिसे CO0238 के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या है? ये देखो गन्ने की एक वैरायटी है जिसको डेवलप किया गया है ICAR। इसका मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर जो कि करनाल हरियाणा में है, इसके द्वारा शुगरकेन की इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। हम देखो फीचर्स जाने, एडवांटेजेस जाने शुगरकेन की इस वैरायटी के। फर्स्ट एडवांटेज, ये देखो जल्दी मैच्योर होती है। दूसरा एडवांटेज, ईल्ड ज़्यादा होती है, मतलब पैदावार ज़्यादा होती है गन्ने की इस वैरायटी की। शुगर कंटेंट भी इसमें ज़्यादा होता है। और ये देखो शुगरकेन के डिजीज़ हैं जैसे रेड रोट और स्मट डिजीज़। इन डिजीज़ का असर रिलेटिवली कम होता है गन्ने की इस वैरायटी पर। इसके अलावा अगर पानी की कमी हो, पानी लगातार जमा हो या फिर सैलीन कंडीशंस हो, इन कंडीशंस को गन्ने की ये वैरायटी टॉलरेट कर लेती है। हर एक सीज़न में इसे उगाया जा सकता है, सूटेबल है हर एक सीज़न के लिए। और सबसे लास्ट में रेटून एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गन्ने की इस वैरायटी की। रेटून एबिलिटी का क्या मतलब होता है? देखो मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये नीचे रूट है और ये ऊपर गन्ना है। गन्ना जब तैयार हो जाता है तो गन्ने को रूट से नहीं काटा जाता, यहाँ से काट दिया जाता है ग्राउंड तक, और नीचे जो रूट है वो उसको छोड़ दिया जाता है, उसको नहीं उखाड़ा जाता। तो अगले सीजन में फिर से गन्ना जमीन के ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे कहा जाता है रेटूनिंग। तो गन्ने की इस वैरायटी की जो रेटूनिंग एबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और लो टेम्परेचर का भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से एक सेकंड रेटून क्रॉप, फॉर एग्जांपल राइस, बनाना, शुगरकेन, इनको भी रेज किया जा सकता है। तो ये हमने करण फोर जो गन्ने की एक नई वैरायटी है इसकी फीचर्स के बारे में जाना, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा आर्टिकल NHAI से संबंधित है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कंटेक्स्ट है कि हमारे देश में विभिन्न हाईवेज को रैंकिंग दी जाएगी NHAI के द्वारा हाईवेज की परफॉर्मेंस के आधार पर। विभिन्न हाईवेज को एसेस करने के लिए जो क्राइटेरिया हैं उसको देखो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हाईवे एफिशिएंसी, इसका 45% वेटेज है। दूसरी कैटेगरी है हाईवे सेफ्टी, इसका 35% वेटेज है। और तीसरे नंबर पर है यूजर सर्विसेज, इनका वेटेज है 20%। और स्पेसिफिकली बात करें तो ऐसे ऐसे पैरामीटर्स हैं जैसे किसी हाईवे के ऊपर ऑपरेटिंग स्पीड कितना हो सकती है, एक्सेस कंट्रोल कैसा है, एक्सीडेंट रेट कैसी है। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ पैरामीटर्स के। इसके अलावा देखो अलग से रैंकिंग दी जाएगी विभिन्न हाईवेज को। ये जो मॉडल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, फॉर एग्जांपल बिल्ट, ऑपरेट, ट्रांसफर, इसके बाद हाइब्रिड, एन्युटी मॉडल, और सबसे लास्ट में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इन मॉडल्स के आधार पर सेपरेट रैंकिंग दी जाएगी हाईवेज को। देखो अलग से ओनली इस चैनल पे एक वीडियो डाली गई थी इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, मतलब इन इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में। आपको टाइम मिले तो वो वीडियो जरूर देखना क्योंकि ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन उठता है बेनिफिट क्या होगा इस प्रकार के विभिन्न हाईवेज को रैंकिंग देने से। इससे देखो विभिन्न हाईवेज की ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, मेंटेनेंस अच्छे से होगी उन हाईवेज की, और ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की सर्विसेज यूजर्स को प्रोवाइड की जा सकेगी। अब लास्ट में एक बार हम बात करें NHAI की, पूरा नाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये अथॉरिटी? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। काम क्या है? हमारे देश में नेशनल हाईवेज की डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी NHAI के पास है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जरदोजी आर्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो लॉकडाउन लगा ना, इसकी वजह से बहुत सारे कारीगर जो जरदोजी आर्ट करते थे, इससे रिलेटेड काम किया करते थे, वो बेरोजगार हो गए। अब उनको काम नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत है। हम बात करें जरदोजी आर्ट के बारे में, ये देखो 2 वर्ड से मिलके बना है, एक जर प्लस दोजी।
मतलब क्या है जर का और दोजी का? जर का मतलब होता है गोल्ड और दोजी का मतलब होता है एम्ब्रॉयडरी, मतलब कढ़ाई। इस आर्ट में गोल्ड या फिर दूसरे मेटल्स की जरी बना ली जाती है, मतलब थ्रेड बना लिया जाता है और उसके बाद उस थ्रेड को बुन दिया जाता है कपड़े के ऊपर, यानी कढ़ाई कर दी जाती है, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हो। कहाँ की है ये आर्ट? देखो, ये आर्ट भोपाल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर इस आर्ट के इतिहास की बात करें, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मुगल इन्वेडर्स के द्वारा 17वीं शताब्दी में। ये आर्ट इंडिया में आई पर्सिया से। सिग्निफिकेंस क्या है? इसको देखो, जीआई टैग भी मिला हुआ है, याद रखिएगा। यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है ना, जरदोजी आर्ट के बारे में पूछेगी, कहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ये आर्ट, ये पूछ सकती है। मेटल्स फॉर एग्जांपल गोल्ड की कढ़ाई कर दी जाती है, ये पूछ सकती है। क्या जीआई टैग मिला हुआ है, ये पूछ सकती है। तो हमने यूजफुल इंफॉर्मेशन डिस्कस की इस आर्ट के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एलिमेंट्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। देखो, ये सोशल मीडिया ऐप है। आपको पता है आजकल हमारे देश में आत्मनिर्भरता पे यानी सेल्फ रिलायंस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इवन प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये आह्वान किया कि जो फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशंस हैं, ये भी हमारे देश के युवा डेवलप करें। तो अब सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, एलिमेंट्स। ये एप्लीकेशन फेसबुक और व्हाट्सएप का विकल्प के रूप में इमर्ज हो रही है काफ़ी तेज़ी से। अब फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में तो यूपीएससी नहीं पूछने वाली है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा शेषनाग के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, 4 मालगाड़ियों को जोड़कर एक गाड़ी बनाई गई और उसी का नाम है शेषनाग। टोटल इस गाड़ी में 251 डब्बे थे और 4 इंजन लगे हुए थे। लेंथ बन गई टोटल इस गाड़ी की 2.8 किलोमीटर। ये किसके द्वारा बनाई गई शेषनाग? ये बनाई गई साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा। इससे पहले देखो, इसी रेलवे जोन के द्वारा एक गाड़ी बनाई गई थी सुपर एनाकोंडा। इसमें टोटल 177 डब्बे थे, लेकिन इससे भी लंबी मालगाड़ी अब बनाई गई 4 मालगाड़ियों को जोड़ के, जिसको नाम दिया गया शेषनाग। 4 इंजन इसमें थे। फ़ायदा क्या होगा? देखो, जब इतनी लंबी मालगाड़ी चलाने में हम सक्षम होंगे तो एक तो टाइम की बचत होगी, कंजेशन नहीं होगा, क्योंकि रेलवे लाइन पर काफ़ी बार कंजेशन हो जाता है, रोक के रखना पड़ता है एक गाड़ी को निकालने के लिए दूसरी गाड़ी को, तो गाड़ियाँ बहुत लेट हो जाती हैं। लेकिन इससे पैसा भी कम लगेगा और टाइम की बचत होगी और डेफिनेटली इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता ही है जब जल्दी सामान पहुंच जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूलोफिया ओब्टुजा के बारे में है। इसे देखो, ग्राउंड ऑर्किड के नाम से भी जाना जाता है। इसे 118 सालों के बाद हमारे देश में डिस्कवर किया गया है। कहाँ पर? दुधवा टाइगर रिजर्व में। यूलोफिया ओब्टुजा IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। इसको देखो, 19वीं शताब्दी में उत्तराखंड में डिस्कवर किया गया था और अंतिम बार इसे रिकॉर्ड किया गया पीलीभीत, जो कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में है, 1902 में। 2008 में इस यूलोफिया ओब्टुजा को देखा गया था पहली बार बांग्लादेश में। और अब 118 सालों बाद एक बार फिर से इसको इंडिया में देखा गया है दुधवा टाइगर रिजर्व में। बात करें दुधवा टाइगर रिजर्व की, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, उत्तर प्रदेश में है। इस टाइगर रिजर्व की बाउंड्री लगती है नेपाल के साथ। यहाँ पर मोहाना रिवर गुजरती है, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच बाउंड्री बनाती है। काफ़ी सारी नदियाँ होकर गुजरती हैं इस एरिया से, इसलिए एलुवियल फ्लड प्लेन यहाँ पर मिलता है। मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, लेकिन ये प्रोटेक्टेड एरिया है। फ्लोरा की बात करें, यहाँ पे देखो इंडिया के फाइनेस्ट फॉरेस्ट हैं। कई पेड़ तो 150 साल पुराने हैं और 70 फीट लंबे हैं। फोना की बात करें, यहाँ पर टाइगर्स मिलते हैं, संख्या 106 से लेकर 118 के बीच हैं। इसके अलावा स्वैम्प डियर, सांबर डियर, बार्किंग डियर, स्पोटी डियर, होक डियर, इंडियन राइनोस, स्लोथ बियर, रेटल, जैकल,
सीवेट्स, जंगल कैट, फिशिंग कैट, ये सब मिलते हैं। 1987 में दुधवा नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया था और इसे दुधवा टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल साइगा एंटीलोप के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कजाकिस्तान में साइगा एंटीलोप की जो संख्या है पिछले कुछ समय में बढ़ी है। अच्छी बात है, क्योंकि देखो ये जो साइगा एंटीलोप है IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से इसका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये सेंट्रल एशिया का एक बड़ा माइग्रेटरी हर्बीवोर है। ये कजाकिस्तान, रशिया, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब देशों में मिलता है। थ्रेट्स की बात करें, शिकार किया जाता है साइगा एंटीलोप का, इलीगल ट्रेड होता है, हैबिटेट काफ़ी श्रिंक कर रहा है, काफ़ी तरह के डिजीज़ परेशान करते हैं साइगा एंटीलोप को, सूखा, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से संख्या साइगा एंटीलोप की कम हो रही है। सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान की लोकेशन भी आप देख लीजिए। ये है कैस्पियन सी, ये है एरल सी, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, नीचे चाइना है, ऊपर रशिया है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में ट्रू फॉल्स हम देखते हैं ताकि रिवीजन हो जाए हमारी इस डिस्कशन का। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, 5 हैं वैसे। इनको ध्यान से देख लीजिए और मन में सोच लीजिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट, यूरोफिया ऑप्टिज्म, इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है? नहीं, इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड और इसे 118 साल बाद इंडिया में फिर से रीडिस्कवर किया गया। यह आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट जरदोजी के बारे में, ये एम्ब्रॉयडरी की एक फॉर्म है, सही। ये नेटिव है वेस्टर्न यूरोप की और इंडिया में वेस्टर्न यूरोप से आई जब ब्रिटिश इन्वेजन हुआ था, गलत। मुगल इन्वेडर्स के थ्रू ये इंडिया में आई पर्शिया से। साइगा एंटीलोप के बारे में अगली स्टेटमेंट, ये एक बड़ी माइग्रेटरी हर्बीवोर है सेंट्रल एशिया की और सिर्फ कजाकिस्तान में मिलती है और इंडिया में मिलती है, गलत। काफ़ी सारे देशों में ये साइगा एंटीलोप मिलता है, जैसे कि रशिया, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उसके बाद लेक बलखास, क्या ये कजाकिस्तान में है? सही। ये मैप आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो इस मैप के अंदर आपने लेक बलखास को भी देखा होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद करन फोर, ये शुगर केन की एक वैरायटी है जिसको डेवलप किया गया है ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर करनाल, हरियाणा के द्वारा, बिल्कुल सही। लास्ट की दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, ऊपर की तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।